गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इंदौर हमारे देश का सबसे साफ राज्य जिसको माना जाता है, वहां पर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। दरअसल में इंदौर में ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीवेज था ना, वो दरअसल में पानी पीने वाली जो पाइपलाइन होती है, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन, उसके अंदर एंटर कर गया। अब ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे कारण था एक लीकेज का। दरअसल में एक जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उसमें बताया ये जा रहा है कि जो टॉयलेट था ना, वो दरअसल में पानी की सप्लाई के ऊपर बनाया गया था, बिना प्रॉपर सेप्टिक टैंक के। जिस वजह से क्या हुआ, जो सीवेज था वो पानी की सप्लाई के अंदर एंटर कर गया। अब देखो, ये कोई नई चीज नहीं थी। लोकल लोगों ने काफी टाइम से कंप्लेंट भी करी। लोकल लोगों ने इनफैक्ट अपने मेयर को भी आवाज लगाई वहां पर कि भाई आप इसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन दी एंड लोगों की डेथ हुई। गंदा पानी पीने की वजह से यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। दोस्तों, हम बात करते हैं विकसित भारत बनने की, पर अगर गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की यहाँ पे डेथ होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को असेस करना होगा कि अभी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा करने हैं। जो बिल्कुल बेसिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है। ऑफिशियल काउंट अभी तक आ रहा है वो 5 है। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज और जो काफी लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार आंकड़ा आपका छुपाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल में 15 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। पर पॉइंट यही है कि अकाउंटेबिलिटी अभी तक किसी ने यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करी है। कोई प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन की आगे ऐसी घटना ना हो, उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया है। काफी डिलेड रिस्पॉन्स हमारी गवर्नेंस की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट यही बनता है कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपर फिक्स हो, एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे ये देखें कि कैसे इंश्योर किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, एंड आम लोगों को इन गलतियों की वजह से यहाँ पर अपनी जान ना गंवानी पड़े। क्योंकि एक्चुअली कंप्लेंट्स थी, कंप्लेंट्स पहले कई बार करी जा चुकी थी, पर उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। राइट। दोस्तों, डेट है आज की 3 जनवरी 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो नए ईयर्स के ऑफर्स हैं उनमें आप नोटिस कर पाओगे कि हमारा जो प्रारंभ बैच है वो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और साथ ही साथ जो आखिरी 100 किट्स हैं, ऑफिसर किट, वो यहाँ पे बची हुई हैं। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे इसको अवेल कर सकते हैं। 4 तारीख के बाद जो ये जो ऑफर्स होंगे ये एंड हो जाएंगे, और ये ऑफिसर्स किट भी यहाँ पे फिर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप डेफिनेटली इसको एनरोल कर सकते हो। इसका कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा हमारे और भी जो कोर्सेज हैं, जैसे 2026 के लिए, 2027 के लिए, वो सारे कोर्सेज के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो उनके अंदर जाके आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो दरअसल में डिस्कस करना है रिगार्डिंग यूरोजोन। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बुल्गारिया ने यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा बुल्गारिया की लोकेशन आपको बताता हूँ। देखो, ये रहा यहाँ पे बुल्गारिया। बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि रोमानिया, सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया, और नीचे वाली साइड ये जो ग्रीस की तरफ यहाँ पे इसका बॉर्डर टच होता है। बाकी अगर आप इधर नोटिस करोगे तो ब्लैक सी के साथ इसकी यहाँ पे बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ये आपका साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, और इट इज अ पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला। ठीक है। एंड इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको सोफिया देखने को मिल जाएगी। जो डन्यूब रिवर है वो इसके नदर्न बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे फ्लो करती है, एंड सिमिलरली यहाँ पर आपको बाल्कन माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यूरोजोन को थोड़ा समझते हैं। देखो, काफी सारे लोग ना दरअसल में यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, इन दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं। पर एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यूरोपियन यूनियन कई बार आप लोग सुनते रहते होंगे। दरअसल में ईयू क्या है? एक तरह का आपका पॉलिटिकल यूनियन, या आप इसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन भी आप इसको कह सकते हो। देखो, यहाँ पर पता क्या है, लगभग 27 कंट्रीज ईयू का पार्ट है, और ये 27 कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में कैसे मिलकर ट्रेड, लॉज, रेगुलेशंस, इनको यहाँ पे कैसे मिलकर साथ में काम करना है, वो है एक कलेक्शन यूरोपियन यूनियन का। अब इनके अपने अपने आप में कुछ संस्थान हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन इन्होंने बनाया हुआ है, यूरोपियन पार्लियामेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करना, ईयू वाले सारे देश ना सेम करेंसी नहीं यूज करते। ज्यादातर देश यूरो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज करेक्ट, बट नॉट ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन यूज द करेंसी यूरो। ठीक है।
बट जब मैं बात करता हूँ ना यूरोजोन की, यूरोजोन पता है क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है? ये दरअसल में ईयू का एक छोटा हिस्सा आप इसको कह सकते हो, जो यूरो को अपनी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो इकट्ठे बनाई जाती है यूरिंग यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो यूरोपियन यूनियन के देश जो यूरो को इस्तेमाल करते हैं एज़ देयर ऑफिशियल करेंसी, एंड जिनकी पॉलिसीज़ जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पे बनाता है, वो यहाँ पे यूरोज़ोन का हिस्सा होंगे। तो ध्यान रखना, यूरोज़ोन में 21 देश यहाँ पे मेंबर्स हैं। दरअसल में पहले 20 थे, 21वां अभी बना है, दैट इज़ बुल्गारिया। ठीक है? तो यूरोज़ोन एक ऐसा मॉनेटरी यूनियन है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का, जो यूरो को अपनी करेंसी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है। पहली बार यूरो को 11 कंट्रीज ने 1999 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड बाद में आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज उसको अब इस्तेमाल करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पे इसकी सेट करता है, जिसके हेडक्वार्टर आपको फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं, मनी सप्लाई या फिर जैसे ना बॉन्ड्स वगैरह खरीदना बेचना, वो सारी चीजें यहाँ पर यूनिफॉर्म रहती है अक्रॉस द यूरोजोन। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेनमार्क के बारे में सुना होगा। जो डेनमार्क है ना, वो ईयू का तो पार्ट है, पर क्योंकि वो यूरो नहीं यूज करता, इसलिए यूरोजोन का पार्ट वो नहीं होगा। ठीक है? ऐसे पोलैंड की बात करें, पोलैंड का भी सेम केस है। तो ऐसे बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पार्ट है पर यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। तो अब यहाँ पे बुल्गारिया भी यूरोजोन का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ख़राब है, ये बात तो आप सबको पता है। पर तब भी भारत और पाकिस्तान हर साल क्या करते हैं ना, हर साल 1 जनवरी को हम अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की और प्रिजनर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। देखो, होता क्या है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर हमने कभी भी ऐसा किया कि मान लो भारत ने या पाकिस्तान ने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूल जो फैसिलिटीज होती हैं उनके ऊपर कभी भी अटैक किया ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। क्या खतरा आ जाएगा? सर, खतरा आ जाएगा रेडिएशन लीकेज का, खतरा आ जाएगा आम लोगों की जिंदगी का, खतरा आ जाएगा लंबे समय तक इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि हमने देखा हुआ है भाई, दुनिया के अंदर अगर ये सब चीजें होंगी ना, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, ये रेडिएशन लीकेज का इम्पैक्ट पूरे पूरे साउथ एशिया के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1988 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। देखो, हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते जितने मर्जी खराब हो जाएं, पर हम दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। ये बात करता है ये एग्रीमेंट। तो 1988 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, एंड 1991 के अंदर ये फोर्स में आ जाता है। एंड इस तरह से हम हर साल 1 जनवरी को हम यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं वो पूरी तरह से शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, एंड पाकिस्तान अपनी तरफ अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ताकि क्लैरिटी मिल पाए कि हमारी फैसिलिटीज है कहाँ पे, वहां पर हम बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे। चाहे शांति का समय हो, चाहे युद्ध का ही क्यों ना समय हो, ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। चाहे युद्ध ही क्यों ना चल रहा हो, पर हम उन साइट्स के ऊपर पाकिस्तान की अटैक नहीं करेंगे, और पाकिस्तान भी भारत के ऊपर उन साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये दरअसल में किसको हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम यहाँ पे एक तरह से जो मिसट्रस्ट है ना दोनों देशों के बीच में, उस मिसट्रस्ट को यहाँ पे कम करने की यहाँ पे कोशिश है, ताकि आम लोगों की यहाँ पे जिंदगियां जो है यहाँ पे बचाई जा पाए। तो एक बायलैटरल पैक्ट है, एंड इसमें आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिसर्च रिएक्टर्स, फ्यूल फैब्रिकेशन, रीप्रोसेसिंग, एनरिचमेंट फैसिलिटीज और रिलेटेड साइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और हर साल ये इस तरह से जो लिस्ट है वो शेयर होती है। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है Amazon's स्टिंगलेस बीस। देखो, एक तो ना यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा चलेंगे यहाँ पे अमेजोन वाले रीजन के अंदर। खासकर आप यहाँ पे पेरू की बात कर सकते हो, ब्राजील की बात कर सकते हो, उन देशों में हमें यहाँ पे जाना है। देखो, अमेजोन के जो जंगल है ना, वहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिजिनियस ट्राइब्स रहती हैं। एक है आशिनिनका, एक है कुकामा कुकामीरिया। देखो, ये जो इंडिजिनियस लोग हैं ना वहाँ के, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आज के समय। मैं बताऊंगा कि ये न्यूज़ में क्यों है, पर अभी फिलहाल आप ये समझो, ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये स्टिंगलेस बीज है। बीज जो होती है ना, मक्खी,
ठीक है। तो ये ऐसी मक्खी है जो दरअसल में काटती नहीं है, वरना मधुमक्खी तो काटती है ना हमें जैसे, पर ये वाली जो स्टिंगलेस बीज है अमेज़न की, ये काटती नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ये बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, 80 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी बी लीनिएज का पार्ट है 80 मिलियन साल। अब इनमें जैसे मैंने आपको बताया, इनमें स्टिंग नहीं करते, ये यूजलेस होता है डिफेंस के लिए, क्योंकि जब स्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, काट ही नहीं पाएंगे, तो डिफेंस के लिए यूजलेस ही हुई। बाकी अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स में दुनिया भर में पाई जाती हैं, पर खासकर अमेज़न और खासकर अगर मैं बात करूँ ना पेरू की, पेरू में इसकी कई-कई अलग-अलग स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। अब इनका ना रोल बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काकोआ, ठीक है, कॉफ़ी, एवोकाडोज़, इस तरह से और बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो वाइटल क्रॉप्स है ना, उनको पॉलिनेट करने का काम यहाँ पर ये स्टिंगलेस जो बीज़ होती हैं, वो करती हैं। ये जो बीज़ है ना, दरअसल में इनका मेडिसिनल इस्तेमाल बहुत सारा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हनी, जो जो इनका शहद होता है हनी, वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी इनका बीज का कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इकोलॉजिकल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है। तो जो लोकल लोग हैं ना, उनके कल्चर के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए, उनकी लाइफ के साथ एक हिस्सा बन चुकी हैं ये जो स्टिंगलेस बीज हैं। तो इसीलिए इन दोनों ट्राइबल ग्रुप्स का आप यहाँ पे नाम ध्यान में रखेंगे। तो दरअसल में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नोटिस किया कि इनकी इस बीज की एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, उन्होंने ये बात नोटिस करी और इन्होंने बोला कि भाई, हम यहाँ पर इन बीस के हकों के लिए आवाज़ उठाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल। लोगों ने बोला कि इन बीस को बचाना इम्पोर्टेंट है, इन बीस के हक की हम यहाँ पे आवाज़ उठाएँगे और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी इंसेक्ट को हमने यहाँ पर लीगल राइट्स दिए हैं। हमने मतलब लोगों ने। यहाँ पे पेरू के जो आपके 2 म्युनिसिपैलिटीज़ है ना, सेटिपो और नोआउटा, इन्होंने यहाँ पर बीस को लीगल राइट दिए हैं। कौन से राइट्स दिए हैं? जैसे इन बीस के पास होगा राइट टू एक्जिस्ट, इन बीस के पास होगा राइट टू मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन, इन बीस के पास राइट टू हैव देयर हैबिटेट्स रिस्टोर्ड एंड राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। देखो दिल्ली के लोगों को तो नहीं मिल पा रहा ये राइट, है ना? हालाँकि हमने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो दिल्ली के लोगों को तो नहीं मिल पा रहा, बट जो अमेज़न की बीज़ हैं, उनको ये राइट ज़रूर दिया गया है। क्योंकि कहीं न कहीं इन बीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लोकल लोगों ने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई कि नहीं यार, इन लोगों को हमें यहाँ पे मतलब इन बीज़ को हमें यहाँ पे राइट्स दिलवाने हैं और इन लोगों के इस इम्पैक्ट की वजह से ये बीज़ को ये राइट मिले भी। तो आपको अमेज़न स्टिंगलेस बीज़ के रिगार्डिंग भी और ये जो इंडिजिनस पीपल है इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है किसी इंसेक्ट को ये राइट्स गिवन हो, सो दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बिकम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज। इसमें ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करना, बस आप ध्यान में रखिएगा कि ये भारत और यूएई के बीच में एक्सरसाइज होती है एंड इस बार ये हुई अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी के अंदर। एंड इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ क्लासरूम लर्निंग भी थी, कुछ फील्ड एक्टिविटीज़ भी हुई, साथ में मिलकर कैसे टेक्निक्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट साथ में मिलकर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अर्बन ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं, कितना रेडी हैं, जैसे यूएन बोलता है ना जॉइंट पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, तो उसमें मिलकर साथ में कैसे इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बात हुई विद रिगार्ड्स टू डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव। देखो सुदर्शन चक्र आपने देखा होगा, सुदर्शन चक्र की जब हम बात करते हैं ना, ये आपको याद आ जाती है लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है? लॉर्ड कृष्णा का सुदर्शन चक्र था, एक तरह से वो प्रोटेक्शन का काम करता था, जो सुदर्शन चक्र था, राइट? अब हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि देखो आने वाले टाइम के अंदर ना हम अपना सुदर्शन चक्र बनाएँगे। कब तक बनाएँगे? हमारा सुदर्शन चक्र होगा 2035 तक। आप ऐसा समझो कि हमारे यहाँ पे ना ऐसे एक सुदर्शन चक्र बन चुका है, इस तरह से। अब बाहर से कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी ड्रोन आता है, तो हमारा सुदर्शन चक्र उसको खात्मा कर देगा, जैसे लॉर्ड कृष्णा जी का सुदर्शन चक्र था। बिल्कुल वही सेम एरियल प्रोटेक्शन हम यहाँ पे अपने आप को देना चाहते हैं, भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स को। तो कहीं न कहीं एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत शानदार होगा और ये भारत का खुद का होगा इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम। तो 2035 तक हम यहाँ पर इस तरह से एक एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिजिनस बनाएँगे, उसी का नाम है सुदर्शन चक्र। बाकी इसमें आपके हॉस्पिटल्स, रेलवेज़, फेथ सेंटर्स, अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इसके अंदर कवर रहेगा, हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक एंड सिविलियन एरियाज़ हैं। तो पूरी तरह से 2035 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे बनेगा, तो हमारा जो डोमेस्टिक रिसर्च है, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे। अब इसकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, क्या-क्या होगा ये देखो क्लासिफाइड रखा गया है। क्योंकि देखो ये डिफेंस का मसला है, सरकार हर एक चीज़ हमारे साथ साझा नहीं कर सकती।
है ना, जैसे इलेक्शन क्वेश्चन में बोला भी था। एनीवेज, तो जैसे इजराइल का आयरन डोम है, ठीक है, वो एक तरह से सुदर्शन चक्कर ही है, पर हमारा जो सुदर्शन चक्कर होगा वो और भी ज्यादा एडवांस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके पास लॉन्ग रेंज रेडार को टैकल कर मतलब होंगे, क्यों, ताकि लॉन्ग रेंज रेडार के माध्यम से कोई इनकमिंग कोई आ रहा होगा बाहर से एनिमी का थ्रेट, उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे। स्पेस बेस्ड सेंसर्स होंगे, सिविलियन मिलिट्री रेडार इन्फ्यूजन होगा, ताकि पूरा का पूरा कवरेज हो पाए मिलिट्री पर्पस से भी और सिविलियन पर्पस से भी। तो इस सिस्टम के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आकाश एनजी का। आकाश एनजी क्या है? एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। दरअसल में ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि यहाँ पर डीआरडीओ की द्वारा बनाई गई है, ताकि कोई भी यहाँ पे हमारे पास आने की कोशिश करे तो ये मिसाइल उसको यहाँ पे काउंटर कर पाए। फिर इसके अलावा हमारे पास है MRSAM, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेप्टर्स होंगे, हाइपरसोनिक भी, जो बहुत ज़्यादा आने वाली स्पीड, जो स्पीड होती है ना, बहुत ज़्यादा अगर स्पीड उसकी ज़्यादा है उसको भी इंटरसेप्ट कर पाएँ। तो ऐसे मिसाइल्स, आपके ड्रोन्स, इन सबको हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे इस सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये है काइनेटिक डिफेंस। इसके अलावा नॉन काइनेटिक डिफेंस भी होगा, जैसे हमारे साइबर काउंटर मेजर्स हमारे चलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ताकि हम ना इस तरह के थ्रेट्स की, साइबर सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट हो उसको भी प्रॉपर टैकल कर पाएं। तो एक प्रॉपर हमारे पास इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क होगा, जहां AI एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग होगी, ताकि आपस में तीनों तीनों सर्विसेज, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहाँ पे रिजिलियंट बनाएंगे। एंड ये वैसा ही होगा जैसे इसराइल का आयरन डोम है, एंड या फिर आपका यूएस का गोल्डन डोम जो उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया है, पर ये सुदर्शन चक्कर भारत की जरूरतों के हिसाब से यहाँ पे बनाया जाएगा। दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे भारत के पास भी S-400 तो है, पर वो रशिया का है। तो रशिया का S-400, S-500 प्रोमेटी, यूएस का पेट्रॉइट या थार्ड बहुत पॉपुलर है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, इसराइल का एयर डोम, डेविड स्लिंग, और चाइना का HQ-9, HQ-19। ये कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया भर के अंदर आपको काफी पॉपुलर आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग DRDO। दोस्तों DRDO ने अपना 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी 2026 को। अब देखो DRDO की इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। DRDO दरअसल में 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। पहले बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज थी, जैसे एक था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डिफेंस स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इनको कंबाइन करके DRDO बनाया गया। अब DRDO को हेड करते हैं सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके जो सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे चेयरमैन के तौर के ऊपर काम करते हैं DRDO के। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके बहुत सारे डायरेक्टर जनरल्स होते हैं आपके DRDO के, उनको मदद करते हैं चीफ कंट्रोलर्स, जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सीनियर साइंटिस्ट ही होते हैं। फिर इसके अलावा DRDO के 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। जैसे एक एरोनॉटिकल वाले में काम कर रहा है, उसका नाम है एरोनॉटिकल सिस्टम। एक आपका थोड़ा आपके कुछ हथियारों के रिगार्डिंग आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसे टोटल 7 इनके अलग अलग आपकी एरियाज के रिगार्डिंग 7 क्लस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा DRDO की 53 स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज हैं जो काम करती हैं देश भर के अंदर। 5 DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय आर्म फोर्सेस के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, और हमारे जो कॉलेजेस वगैरह के साथ साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि और अच्छे से इनोवेशन यहाँ पे सामने आ पाए। 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इंडिजिनियस सिस्टम यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसके अलावा अनंत शस्त्र, जो कि आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। फिर अस्त्र के बारे में हमने डिस्कस काफी डिटेल में किया था, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा एंटी टैंक नाग के बारे में हमने डिस्कशन किया था काफी डिटेल में। ये एंटी टैंक नाग मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, टैंक्स को न्यूट्रलाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन, ड्रोन्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल आपको ये सारा काम आपका DRDO को देखने का मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फाइनल स्टेजेस में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश NG, अभी मैंने डिस्कस किया, आकाश न्यू जनरेशन जो है। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, प्रलय हमने परसों ही डिस्कस किया था इसके कॉन्टेक्स्ट में। फिर पिनाका भी हमें नोटिस करने को मिलेगा, ये गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है, ठीक है। पिनाका एक तो होता है नॉर्मल रेंज का, एक एक्सटेंडेड रेंज का भी हमने रिसेंटली यहाँ पे डेवलप किया है। उसके अलावा हमारा जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये फाइनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी।
तो डीआरडीओ का डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें यहाँ पे समझने को मिल रहा है। दोस्तों रही बात हमारे कुछ क्वेश्चंस की, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा है विद रिगार्ड्स टू आपका कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है फ्यूचर के अंदर तो भारत को किससे इम्यूनिटी मिलेगी, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। हाँ जी, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें एक था रिगार्डिंग आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ पता क्या है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो बात करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखो इसमें ना ये वाली बात तो सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है, पर ये बात आपके आरबीआई एक्ट के अंदर लिखी हुई है, जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 होता है। संविधान के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, संविधान के अंदर इनफैक्ट आरबीआई का मेंशन भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको ये पता होता, अगर आपने पॉलिटी की थोड़ी नॉलेज अप्लाई की होती, आप बड़े आराम से बताते कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस का यही फायदा होता है, आप एक स्टेटमेंट गलत करो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, ऑप्शन सी 1 एंड 3। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होता, ऑप्शंस उस क्वेश्चन को मुश्किल या आसान बनाते हैं। तो जरा ऑप्शंस के ऊपर भी फोकस आप कर लिया करो। तो पहला तो सॉरी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो देखो आरबीआई गवर्नर को बिल्कुल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। बाकी तीसरी जो बात है, आरबीआई गवर्नर को जो पावर है, ठीक है, वो आरबीआई एक्ट से मिलती है, ये बात भी अपने आप में करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। एक और होमवर्क दिया था हमने, वो था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। देखो आप पढ़ते हैं अपने इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर आरबीआई के जो फंक्शंस होते हैं, राइट, आरबीआई के जो वर्क्स होते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट काम आरबीआई का होता है, इट वर्क्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बैंकों के ऊपर कुछ समस्या आ जाए, कोई टेम्पररी क्राइसिस आ जाए, तो उस केस में बैंकों की मदद के तौर के ऊपर उनको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। इसमें बैंकों की बात होती है, इसमें कोई सरकार की बात नहीं होती। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे गलत रहेगा, सेकंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने होमवर्क दिया था, एक था कोल्लूरू लेक के बारे में। तो ये जो लेक है दरअसल में आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टा के बीच में। तो पहला इनकरेक्ट बनेगा। प्रगति की बात करें तो बिल्कुल पीएमओ टीम ने इसको बनाया गया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने यहाँ मदद करी है, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी बात करें जस्टिस मिशन 2025 की, तो इसमें डेफिनेटली जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने यहाँ पर हाई इंटेंसिटी एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।